हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज साक्षी भारद्वाज। आज हम बात करेंगे जॉन ड्यूई के बारे में। बीए प्रोग्राम के सीबीसीएस मोड के डिसिप्लिन सब्जेक्ट एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 3 लेसन 2 लेसन 1 लेसन मतलब अलग अलग लेसन में अलग अलग थिंकर्स हैं। ये जॉन ड्यूई का है। दिस इज पार्ट 1 बिकॉज मेरे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कुछ हम बात करेंगे, बाकी हम पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैक्सिमम जो सोर्सेज है मेरे इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, ये हमारी एसओएल की किताब से भी हैं और कई अलग अलग सोर्सेज से भी हैं। इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं फॉर द एग्जाम। यू कैन जस्ट कीप पॉजिंग द वीडियोस एंड कीप मेकिंग पॉइंट्स। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे जैसे आपको समझ में आता है आप उसको एलैबोरेट करके अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कंटेंट्स, आज हम बात करेंगे जॉन ड्यूई के बारे में, थोड़ी सी लाइफ के बारे में, प्रैग्मेटिज्म के बारे में, उनकी फिलॉसफी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लेबोरेटरी स्कूल, उनका मिनिएचर सोसाइटी पे क्या थॉट था, स्कूल एक आइडियल मॉडल है, उसके क्या फंक्शंस हैं इन एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। जॉन ड्यूई की लाइफ बेसिकली 20 अक्टूबर 1859 में शुरू हुई थी। वर्मोंट के एक छोटे से स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने जन्म लिया था। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई शुरू की लेकिन एक्सेलेंट स्टूडेंट रहे। 1878 में ग्रेजुएशन डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से सेकंड रैंक होल्ड किया। मतलब कितने ब्राइट थे। उनके मेंटर थे एच.ए.पी. टॉरी। टॉरी कहीं कहीं ई से TORRE लिखा है, कहीं TORREY लिखा है। इट्स अ प्रॉपर नाम, दोनों सही है। एच.ए.पी. टॉरी से बहुत प्रभावित होकर ग्रेजुएशन के बाद ड्यूई ने पढ़ाई सिखाना शुरू किया। ही स्टार्टेड टीचिंग, लेकिन बाद में उनको लगा कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो उसने उन्हें छोड़ दिया और कई अलग अलग फिलोसोफर्स को पढ़ के उन्होंने फिलोसफिकल आइडिया डेवलप की। 1884 में फिलोसफी सब्जेक्ट में पीएचडी ली उन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस चल रहा था यूएस में जो था जॉन विलियम फ्रेडरिक हेगल। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे ड्यूई के पहले के टाइम पे, लेकिन हेगल के जो आइडियाज थे यूएस में उस टाइम चल रहे थे। तो जब फिलोसफिकल आइडियाज ड्यूई अपने डेवलप कर रहे थे तो हेगल को भी उन्होंने बहुत पढ़ा, लेकिन काफी प्रभावित हुए। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे सिविल वॉर अमेरिका में उस टाइम खत्म ही हो रही थी, तो बहुत सारी नई नई चीजें निकल के आ रही थी फिलोसफी में भी। एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जी स्टैनली हॉल और विलियम जेम्स डेवलप कर रहे थे। तो ड्यूई का जो थॉट था, उनके जो इंटरेस्ट थे, उनकी जो रुचि थी, वो हेगल से शिफ्ट हो गए, इस ओर बढ़ने लगी। ड्यूई खुद भी कहते हैं कि हेगल की फिलोसफी में उनको एक इमेंस रिलीज एंड एक लिबरेशन, मतलब एक तरह से उनको फील हुई, बहुत फ्रीडम उनको फील हुआ। किस चीज से? जो सेंस ऑफ डिवीजन एक बन चुका था कि एक मैं हूं, एक दुनिया है, एक आत्मा है, एक शरीर है, प्रकृति भगवान है। जो आइडियलिज्म के थॉट्स थे और आइडियलिज्म की जो विचारधारा थी, उससे एक बन गया था कि एक डुअलिटी है। उस डुअलिटी को उन्होंने पूरी तरह से निग्लेक्ट करके हेगल की फिलॉसफी से उनको लगा कि ये एक, मेरे को बड़ी फ्रीडम लगती है कि डुअलिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और डुअलिटी की निगेशन से ड्यूई ने एक अपनी ही विचारधारा बनाई, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। 1894 में लेबोरेटरी स्कूल उन्होंने एस्टैब्लिश किया। लेबोरेटरी स्कूल कुछ समय के लिए चला, उसके बाद बंद करके वो वापस न्यूयॉर्क आ गए और प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी बन गए। 1904 के बाद उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। कुछ अचीवमेंट्स उनके ऐसे थे कि पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना में उनको इन्वाइट किया लेक्चर के लिए। टर्की की गवर्नमेंट के साथ रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया उन्होंने नेशनल स्कूल के लिए। बहुत बड़ी बात है कि टर्की ने उनको इतना बड़ा दायित्व सौंपा, कुछ किया होगा और मस्ट बी इम्पोर्टेंट, इसीलिए किया। नेशंस रिकंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशनल रिफॉर्म पे भी उन्होंने बहुत सारा काम किया अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ। रशिया, चाइना एंड मेक्सिको, मतलब एजुकेशन में आप रिफॉर्म लेकर आओ, आप अपने एजुकेशनल जो तरीके हैं, जो आपका मेथड है, जो आपका वो सब है, उसमें आप मेथड रिफॉर्म उसको एक नए तरीके से बनाओ और उससे आपका पूरा नेशन रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। ये रशिया, चाइना और मेक्सिको चाहते थे। ये अचीवमेंट्स देख के पता चलता है कि ड्यूई की सिर्फ जो किताबें थी, केवल वो ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच के लोगों को प्रभावित नहीं की है। ड्यूई ने खुद जाके वहाँ नेशंस के साथ, उनके तरीकों के साथ, उनके काम के साथ मिल के अपना माइंड लगा के उनको बहुत कंट्रीब्यूट किया। 1930 में उन्होंने पढ़ाई से सॉरी बार बार पढ़ाई कह रही हूँ, 1930 से उन्होंने टीचिंग से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन लिखते रहे। 1952 में उनका देहांत हो गया। न्यूयॉर्क में वो बीमार थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई। 52 के बाद उनकी बहुत सारी किताबें आज भी छापी जाती हैं उन्हीं के नाम से। प्रैग्मेटिज्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें अलग अलग आपको वर्ड नजर आएंगे, जो आपको कुछ समझ आएंगे, कुछ नहीं समझ आएंगे, डजेंट मैटर। मतलब केवल ये है इसका एम, और मेरा इसका मैं डालने का यही एक मकसद है कि प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है उसके अलग अलग तरह से यूजेस हैं, अलग अलग तरह से उसके मतलब निकल आते हैं। जहां जहां आप उसको यूज करते हो, कॉन्टेक्स्ट पे डेवलप करते हैं कि प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब निकल के आएगा। फिलोसफी में
डोमिनेंट थॉट एक बन गया था प्रैग्मेटिज्म 20th सेंचुरी में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1900 टू 1925 के आसपास। इस समय ड्यूई वाज अबाउट 40-50 इयर्स ओल्ड। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो फिक्स प्रिंसिपल है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन और एक्सपीरियंस। अगर आप उस चीज़ में विश्वास रखते हो और आप किसी अपनी लाइफ के किसी कोई फिक्स प्रिंसिपल्स है, जैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस, उससे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, आप क्या कर्म कर रहे हो, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, आपकी क्या अनुभूतियाँ रहती है, क्या अनुभव रहता है, वो आपके बिलीफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Ideas have meanings only because of their consequences. Truths are meaningful only when they can be verified. इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है कि आइडिया तभी एक उसका इम्पोर्टेंस है, उसका एक मीनिंग है या उसका एक मतलब है, जब आप उसका एक कॉन्सिक्वेंस, उसको आप एक रूप दे सकते हो, उसको आप एक फॉर्म दे सकते हो, उसको आप एक तरीके से एक ढांचा में बना सकते हो, तभी उस आइडिया का मतलब है। उसी तरह से ट्रूथ भी तभी मीनिंगफुल है जब उसको वेरीफाई आप कर सकते हो। बिना अगर आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे, आप उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे थ्योरी को, तो फिर इस ट्रूथ का कोई मीनिंग नहीं है। ये बेसिकली कहते हैं कि ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से प्रैग्मेटिज्म निकल के आया। पहली बार ग्रीक हिस्टोरियन पॉलीबियस ने यूज किया था। उन्होंने अपनी राइटिंग्स को प्रैग्मेटिक कहा था। कहते हैं कि इंस्ट्रक्टिव और यूजफुल होना चाहिए। मिड 16th सेंचुरी राइटर्स ने भी इस वर्ड को बहुत यूज किया आइडियलिज्म के रूप में। तो प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है वो पहले शुरू हुआ, ग्रीक हिस्टोरियन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिखाई है मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए ना रहे लेकिन यूजफुल भी रहे लोगों के लिए। 16th सेंचुरी राइटर्स ने आइडियलिज्म को रिस्पॉन्ड करने का प्रैग्मेटिज्म यूज किया, और ड्यूई ने इसको कहा कि आइडिया का तब मतलब है कि जब उसका कोई कॉन्सिक्वेंस हो। तो प्रैग्मेटिज्म जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन कितनी बदलती गई समय में, ये हमको इसमें समझ में आता है। एजुकेशन के हिसाब से ड्यूई का मतलब है कि प्रैग्मेटिज्म तब है एजुकेशन में जब बच्चे सीखते हैं करके। बच्चे सिर्फ लेक्चर से नहीं सीखेंगे, उनको करके ही सीखना पड़ेगा, एक्शन करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तब वो सीखेंगे। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी में ना पड़े और डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाहिए, स्टूडेंट्स को। ड्यूई की फिलॉसफी में मतलब है कि वो बेसिकली एक प्रमोटर थे प्रैग्मेटिज्म के और फंक्शनल साइकोलॉजी के डेवलपर थे। फंक्शनल साइकोलॉजी का मैं एक छोटा सा फंक्शनलिज्म पे छोटा सा बताऊंगी। इसमें पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट द स्ट्रक्चर दैट शुड बी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस बट द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक चीज़ का स्ट्रक्चर आप अगर देखो, जैसे एक घर है या एक बिल्डिंग है या एक सड़क है या हमारा ब्रेन भी है या हमारा शरीर भी है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये इसके अलग अलग भाग एक दूसरे से इंटरेक्ट क्या करते हैं, क्या प्लस है क्या माइनस है, वो फंक्शन को जानना, उसको समझना, उसको स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है फंक्शनलिज्म के अंदर। फंक्शनलिज्म वॉज अ स्टडी ऑफ द फंक्शन, यूज एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ द माइंड इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। माने माइंड चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो परिस्थितियां बदलती रहती हैं उसमें हमारा माइंड कितना अडेप्ट करता है और हमारा माइंड कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, उसको फंक्शन को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो फंक्शनलिज्म बन जाता है। वो लर्निंग बाय डूइंग ही एक तरीका है काम करने का, क्योंकि डुअलिज्म नहीं है, डिनाइड डुअलिज्म तो एक्सटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही नहीं है जो आपको एग्जिस्ट करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पूरी तरह से डिनाई करते हैं। कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव एंड लॉजिकल टेस्टिंग एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही काम आती है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, छोटी बड़ी आड़ी टेढ़ी, अगर आप उसको लॉजिकली तोड़ के सोच सकते हो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर सकते हो, तब आपको नॉलेज मिलेगी। और आपकी ह्यूमन थिंकिंग जो है वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस तक ही सीमित है। ह्यूमन थिंकिंग मतलब आपकी जो भी सोच है वो सिर्फ एक्सपीरियंस तक सीमित है। एक्सपीरियंस के बियॉन्ड आपका कोई ह्यूमन थिंकिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपको वो एक्सपीरियंस के बियॉन्ड आ भी रहा हो तब भी। और वो मानते थे कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमको नॉलेज देगा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बेसिकली एक प्रोसेस है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप इंटेलेक्चुअलाइज करते हो, उसको डिफाइन करते हो, उसकी कंडीशंस को स्टडी करते हो, फिर आप उसको रीजन करते हो, उसकी हाइपोथेसिस को आप एक अच्छा मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे कैसे होगा, वैसे करूंगा तो वैसे कैसे होगा, अच्छा इसके क्या तरीके हैं, अच्छा ऐसे करूंगा, अच्छा ये सिचुएशन में ये प्रॉब्लम है, वो सिचुएशन में ये प्रॉब्लम। तो ये सारा जो थिंकिंग का जो तरीका है, ये प्रोसेस जो है, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आता है। और ड्यूई कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से ही हमको नॉलेज मिलती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ड्यूई का मतलब है एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज डेवलपमेंट, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन में हम जीवन की तैयारी नहीं करते, ये हमारा जीवन ही है। मतलब जो हमको एजुकेशन में मिल रहा है यही ऐसा ही जीवन होता है और यही जीवन होता है।
वो कहते हैं कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पे चले। ट्रेडिशनल और फॉर्मल एजुकेशन मेथड्स को पूरी तरह से अबैंडन किया। राइट साइड की फोटो अगर आप देखें, ये कुछ थॉट थिंकर्स थे जो ड्यूई के बाद ड्यूई के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये वहां के किसी एक स्लाइड में से मुझे मिला। ये है टीचर। ओके ये टीचर है, बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करके। यहाँ आप देख सकते हो ये क्लासरूम में कोई ट्रेडिशनल सेटअप नहीं है कि एक टीचर सामने खड़ा है, यहाँ 50 बच्चे बैठे हैं और सब अपने नोट्स लिख रहे हैं। ये टीचर उनके साथ एक्टिविटी बेस्ड कुछ काम करा रहा है और उससे बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहते थे कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के हिसाब से ही एजुकेशन होनी चाहिए, बिकॉज बच्चे करके ही सीखते हैं। लेबोरेटरी स्कूल उन्होंने 1894 में जब शुरू किया, कहीं कहीं लिखा हुआ है 1894, कहीं कहीं लिखा है 1896, इसलिए मैंने दोनों डेट्स इंक्लूड कर दी हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 1894 में उन्होंने उसका फाउंडेशन लोन स्टे किया, उसका क्या स्ट्रक्चर और करिकुलम और फ्रेमवर्क होना चाहिए वो उन्होंने शुरू किया था, और 1896 में उसका एक्चुअल प्रॉपर उद्घाटन हुआ होगा। 13 जनवरी में हुआ। 12 बच्चे और एक टीचर से शुरुआत उन्होंने की। 1901 माने महज 5 सालों में, या हम मान के चलो 7 सालों में 140 स्टूडेंट हो गए। 12 बच्चों में से फ्रॉम 12 स्टूडेंट्स इट ग्रू टू 140 स्टूडेंट्स, और प्रिडोमिनेटली ऑफ द वेल्दी एंड एजुकेटेड क्लासेस, मतलब अच्छे खासे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वैसे बच्चे आते थे, और एजुकेटेड क्लासेस मतलब जो पढ़े लिखे लोगों के होते थे वहाँ क्या था, लेबर क्लास के बच्चे नहीं आते थे। 23 टीचर्स थे एक टीचर से, एंड 10 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, माने 33 टीचर्स फॉर 140 स्टूडेंट्स। तो टीचर स्टूडेंट रेशो भी काफी कम था। मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता है, एक टीचर होता है 50 बच्चे होते हैं, लेकिन ड्यूई कहते थे कि नहीं, बच्चे कम रखो, एक टीचर रखो, बिकॉज एक टीचर को हर एक बच्चे के साथ एक इंटरेक्शन और एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस और डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। उनका विजन था कि स्कूल एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है, उसमें कॉलेज के ट्रेन टीचर्स हैं जिन्होंने रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और एजुकेशनल इनोवेशन पे अपना समय दिया है, अपने आप को डिवोट किया है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से टेस्ट और एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ है। बच्चों की क्यूरियोसिटी, बच्चों का एक्शन और उनका एक्सपीरियंस ही बेसिक कंडीशन है सीखने के लिए। अगर उनको कुछ भी सीखना है तो उनके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए और उनके अनुभव हो। एजुकेशन शुड फुलफिल सोसाइटीज एवर चेंजिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी की जो जो जरूरतें हैं, सोसाइटी क्या क्या करना चाहती है, उसके हिसाब से एजुकेशन बदले। टीचर एंड स्टूडेंट लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। मतलब टीचर भी सीखता है, स्टूडेंट भी सीखता है, क्योंकि हर चीज में टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स भरा हुआ है, इनोवेशन हो रहा है। ऐसा करने से सोसाइटी में एक बड़ा डेमोक्रेटिक चेंज आएगा, और रिकंस्ट्रक्ट करिकुलम को करके उसको ऑक्यूपेशंस के हिसाब से बनाया। करिकुलम कैसा था, किस तरह से था, ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये हैं कुछ फोटोग्राफ्स ड्यूई के लेबोरेटरी स्कूल में। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे कुछ जैसे हमने कहा था कि वो पिछले स्लाइड में देखें तो सेंटर्ड ऑन सो कॉल्ड ऑक्यूपेशंस के हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे, स्पेशली आई थिंक दे आर ऑल गर्ल्स, कुछ बॉयज भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन दे आर ऑल डूइंग समथिंग वीविंग। कोई डाई कर रहा है, कोई यहाँ स्पिन कर रहा है, कुछ कुछ वीव कर रहा है। तो इस हिसाब से प्रैक्टिकल क्लास ड्यूई के हिसाब से होनी चाहिए थी। ये एक और मुझे मिला है फोटोग्राफ। यहाँ पे भी बच्चों के पास, जैसे ये एक मॉडल है जहाँ पे टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है, और हर एक बच्चे के पास भी एक एक टेबल पे एक एक चीज, सेम चीज पड़ी है। ये टीचर है, और आप देख लो इसमें मुश्किल से 10-15 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। ये टीचर का टेबल है, तो इतना ही छोटा सा क्लासरूम है और इतने ही बच्चे हैं। मतलब एक टीचर सिर्फ इतने ही बच्चों को ध्यान देता है, ज्यादा नहीं देता। ट्रेडिशनल एजुकेशन का तरीका ही खत्म। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बच्चे कुछ कुछ प्रैक्टिकल या कोई कोई एक्टिविटी या कारपेंटरी कुछ कुछ यहाँ कर रहे हैं। अब ड्यूई का मतलब है कि स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह है। वो कहते हैं कि स्कूल एक मिरर इमेज है सोसाइटी का। वो कहते हैं कि बच्चों को हमको मॉरल वैल्यू सिखानी ही नहीं चाहिए। जैसे मॉरल लेक्चर पेरेंट्स देते हैं ना बच्चों को कि बेटा बेटा बैठो, हम तुमको बताएंगे सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमको सिखाना ही नहीं चाहिए। बच्चों को सोशल वैल्यू और एथिक्स सिखाओ। सोशली आप उनको सिखाओ, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करें, क्या करें, कैसे करें, और ऐसा करने से वो अपने आप ही मॉरल वैल्यू सीख जाएंगे एक दूसरे से इंटरेक्शन में। ये ड्यूई का थॉट था कि हमको मॉरल वैल्यू सिखाने की जरूरत ही नहीं है। सोशल एक्टिविटी, सोशल वैल्यूज आप सिखाओ, एक्टिविटी के थ्रू सिखाओ, और वहीं से बच्चा अपनी मॉरल वैल्यू डिवेलप कर लेगा। स्कूल एक आइडियल मॉडल है। इसके फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए? एजुकेशन का फ्रेमवर्क सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करे, जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी। प्रोवाइड रियल टाइम एक्सपीरियंसेस टू द चिल्ड्रन। बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप दिलाओ, जो हमने पहले भी देखा फोटोग्राफ्स में। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शुड डेवलप फंक्शनल एक्टिविटीज इन द स्कूल एंड फुलफिल सोशल ऑब्जेक्टिव्स।
स्कूल के अंदर फंक्शनल एक्टिविटी क्या क्या होती हैं उसको डेवलप करने की क्षमता होनी चाहिए और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करें। बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो खुद से करें, खुद से एक्सपीरियंस करें, खुद एक्सपेरिमेंट करें और खुद से टेस्ट करें, तभी वो सीखेंगे। इवेंचुअली एक प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी में एक चाइल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एजुकेशन तब प्रोवाइड करनी चाहिए जब टीचर जाने समझे, बच्चे की नीड्स और एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करे। माने एक टीचर का काम है कि हर एक बच्चे को जानेगा, समझेगा, उसकी हर एक ज़रूरत को समझेगा। अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग बच्चे आते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या एक्सपीरियंसेस, हर एक चीज़ को टीचर को समझना है। अगर टीचर को समझना है तो फिर 50 बच्चे नहीं हो सकते ना, टीचर कितना टाइम देगा। और रिवॉर्ड एंड मोटिवेट स्किल्ड चिल्ड्रन थ्रू एक्टिविटीज एंड कंपटीशन। आप एक्टिविटी कराओ, कंपटीशन कराओ, उससे आप बच्चों को मोटिवेट करो, उनको रिवॉर्ड करो, ताकि उनके अंदर और करने की जिज्ञासा जागे, वो एकदम शांत ना बैठे रहे, खुद से करें। करिकुलम शुड मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ताकि वो सोसाइटी की तरफ अलर्ट रहे कि बाहर की दुनिया कैसे चलती है, ये स्टूडेंट को सिखाना चाहिए। ये करिकुलम ही होना चाहिए, टीचर को नहीं सिखाना। आप डेवलप ही करो ऐसा करिकुलम जिससे बच्चे समझे कि बाहर की दुनिया कैसी है, उनको समझ में आए, ताकि वो सोसाइटी के प्रति हमेशा जागरूक रहे। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी का भी बहुत अच्छा तालमेल ड्यूई मानते थे। वो कहते हैं कि एजुकेशन के कारण ही एक बंदा डेमोक्रेटिक पर्सन अच्छा बन सकता है, बेटर डेमोक्रेटिक पर्सन। क्यों? क्योंकि उसको अवेयरनेस अपनी ह्यूमन राइट्स की हो जाएंगी। अगर उसके पास एजुकेशन ही नहीं होगी तो उसको पता ही नहीं होगा ह्यूमन राइट्स क्या है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी राइट टू एजुकेशन क्या है। एजुकेशन की वजह से एक आदमी रिस्पॉन्सिबल बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सोसाइटी के प्रति, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंस होती है क्योंकि डेमोक्रेसी फ्रीडम दिलाती है। तो अपॉर्चुनिटी एक बच्चे को सोचने की, काम करने की, ट्रेन करने की और इन्वेस्टिगेट करने की इंडिपेंडेंटली, ये डेमोक्रेसी से आपको मिलेगा। और एक्टिव पार्टिसिपेशन हमेशा बच्चे का बना रहेगा। अगर उसको एजुकेशन भी मिलेगी, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट भी मिलेगा, तो एक्टिवली वो पार्टिसिपेट भी करेगा। इससे सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी बनती है। ये मेरे कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने ये अलग अलग वेबसाइट से मैंने लिया है रेफरेंसेस, और क्योंकि मैंने कई सारी फोटोग्राफ्स अलग अलग जगह से ली थी तो उनको भी मुझे यहाँ श्रेणा आई हैव टू गिव देम क्रेडिट। सो इफ़ यू वांट आई कैन, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनके मैं जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे सकती हूँ, यू कैन गो थ्रू इट। अदरवाइज यू कैन जस्ट सर्च करके, आप यहीं से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे मैंने कहा वो पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू कैन गेट ऑल द वीडियोज। एंड इफ यू लाइक माई वर्क एंड इफ यू लाइक द वीडियो, please hit the like button. If you have any questions, please leave it in the comment section below. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि I will answer all your questions. Before you ask me any question, मैं suggest करूंगी कि आप part 2 भी पूरी तरह से देख लो और उसको समझ लो. Then you can ask me whatever question you want and I will do my best. Thank you so much for watching this video.